नमस्कार दोस्तों, ओनली यूपीसी पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ ओनली यूपीएससी की टीम की ये फ्री इनिशिएटिव जिसमें कि आपको जीएस सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। जीएस के अलावा इसी चैनल पे आपको करंट अफेयर्स के भी क्लासेस रेगुलरली शाम के 5 बजे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और इन सभी लेक्चर्स का उपयोग करें अपने यूपीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। लेकिन उससे पहले हम पिछले क्लास के जो भी हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से मारवाड़ प्लेटू का कहाँ पे इसका विस्तार है, मतलब मारवाड़ प्लेटू कहाँ है, इसका लोकेशन और इसके कुछ फीचर्स के बारे में हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था मध्य भारत के जो पठार हैं, मध्य भारत प्लेटू जिसको बोलते हैं, इसका विस्तार कहाँ पे है, तो हमने ये देखा था, ये वाला जो एरिया है। उसके बाद हमने देखा मालवा प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में था। इन तीनों के बारे में हमने देखा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास में ये सब कुछ क्लियर होगा कि मारवाड़ प्लेटू के बारे में हमने पढ़ा था। ईस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, अरावली के वेस्ट में पाया जाता है। यहाँ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जैसे पत्थर पाए जाते हैं। बनास रिवर है इसी क्षेत्र में। और यहाँ के प्लेन कैसे हैं, तो रोलिंग प्लेन है। ठीक है, रोलिंग प्लेन कैसा होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। इस तरह का प्लेन हमने फ़ोटो में देखा था। उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसको बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा था अगला सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य भारत की बात करते हैं। तो मध्य भारत के जो पठार था उसका लोकेशन भी हमने देखा था। मध्य भारत का पठार इस क्षेत्र में था, ये पिंक कलर से दिखाया हुआ है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मध्य भारत का जो पठार है वो इस तरह का ईस्ट ऑफ मारवाड़ में फैला हुआ है। मतलब मारवाड़ जो रीजन था उसके पूरब में फैला हुआ है। और यहाँ भी रोलिंग प्लेट्यू ही है, मतलब रोलिंग जैसा इसी तरह का मैदानी भूभाग है इसका थोड़ा। और रेवाइंस यहाँ पाए जाते हैं, बैडलैंड जिसको कहते हैं। बैडलैंड्स क्या होते हैं, तो हमने देखे थे रेवाइंस। रेवाइंस इस तरह के होते हैं, रेवाइंस या बैडलैंड्स इसको बोला जाता है। हिंदी में इसको चंबल के बीहड़ कहते हैं। चंबल के बीहड़ यानी कि ये गड्ढे वाले क्षेत्र होते हैं। रेवाइंस मतलब जो नदियों के कारण, रिवर के कारण जो गड्ढे वाले क्षेत्र बन जाते हैं उसको रेवाइंस कहते हैं। ठीक है, तो नदियों के कारण जो कटाव के कारण, नदियों के कटाव के कारण जो मिट्टी का क्षेत्र बन जाता है उसको इस तरह से बोला जाता है। तो हमने कल बहुत अच्छे से ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था मालवा प्लेटू के बारे में। मालवा प्लेटू हमने देखा था कि ये चारों ओर से घिरा हुआ था। ये क्या कहते हैं, नॉर्थ में मध्य पठार वाले, मध्य भारत के पठार से घिरा हुआ था। साउथ में देखें तो विंध्या पर्वत से घिरा हुआ था। पूरब में देखें तो बुंदेलखंड से घिरा हुआ था। और पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ था। ठीक है, यहाँ ब्लैक सॉइल पाए जाते थे। क्यों पाया जाता था, हमने वो पढ़ा था पिछली क्लास में। यहाँ भी रोलिंग प्लेन पाए जाते हैं। यहाँ दो तीन नदियाँ जो थी फेमस, नर्मदा, तापी, माही, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बुंदेलखंड का जो एरिया है, बुंदेलखंड के जो पठार हैं वो कहाँ पे हैं। तो हमने कल थोड़ा सा बुंदेलखंड की चर्चा की थी कि मालवा प्लेटू के ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में इसका लोकेशन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको जूम करके मैं दिखा सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाऊँ, और कोशिश करता हूँ कि और थोड़ा जूम कर दूँ मैं इसे। ठीक है, तो हमने कल के क्लासेज में पढ़ा था कि ये मेवाड़ है राजस्थान के इलाके में, ये मध्य भारत है पिंक से, ये वाला क्षेत्र, ये मालवा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बुंदेलखंड है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का लोकेशन आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये है बुंदेलखंड। ठीक है,
ये है बुंदेलखंड। तो इस इलाके के बारे में हम पढ़ते हैं। बुंदेलखंड, नॉर्थ में बुंदेलखंड की क्या है, यमुना रिवर। मध्य भारत के पठार पश्चिम में है, आप तो देख सकते हैं। इसके पश्चिम में कौन से पठार हैं, इसके पश्चिम में ये मध्य भारत का पठार है ना। और विंध्या पर्वत किधर है, विंध्या पर्वत किधर है, विंध्या पर्वत इधर है। ये देखिए विंध्या पर्वत इस तरह से फैला हुआ है। तो विंध्या पर्वत इसके साउथ में है। और मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार किधर है, तो इसके थोड़ा वेस्ट में है, पश्चिम में। ठीक है, तो इसका लोकेशन आपको क्लियर होगा कि बुंदेलखंड का पठार किससे घिरा हुआ है। तो एक तरफ से मध्य भारत के पठार से घिरा हुआ है नॉर्थ में, और साउथ में विंध्या पर्वत से, ईस्ट में मालवा प्लेटू से। ठीक है, इसके ऊपर आपको यमुना के रिवर भी मिल जाएंगे थोड़ा यहीं पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो ये पत्थर पाए जाते हैं वो खास करके ग्रेनाइट वाले पत्थर होते हैं। ठीक है, तो ग्रेनाइट वाला भूभाग है। और ये ज़्यादातर जो हिस्सा है बुंदेलखंड का वो किस स्टेट में आता है, मध्य प्रदेश के स्टेट में आता है। ये तो लोकेशन से ही क्लियर है, दिखाई देता होगा आपको। ये जो इलाका है पूरा, ये मध्य प्रदेश का इलाका है ना। तो मध्य प्रदेश के इलाका में मालवा प्लेटू भी हमने पढ़ा था थोड़ा, बुंदेलखंड भी पढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्चुअली मध्य प्रदेश के इलाके में तो है ही, और थोड़ा उत्तर प्रदेश के भी इलाके में आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ ये जो पठार है बुंदेलखंड, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। यहाँ छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं जिसको हिलॉक्स बोलते हैं। छोटी पहाड़ियाँ होती है उसको इंग्लिश में हिलॉक्स बोलते हैं। छोटी पहाड़ियाँ आपको तो पता ही है, इसका हिंदी छोटी पहाड़ी। और छोटी पहाड़ी किस चीज़ से बनी होती है, तो ग्रेनाइट से बनी होती है, ज़्यादातर सैंड स्टोन से बनी होती है। तो ग्रेनाइट और सैंड स्टोन, बालुई पत्थर और ग्रेनाइट, ये यहाँ पे रिवर की वजह से इतना कटाव होता है। रिवर यहाँ की जितनी उर्वरक मिट्टी है वो काट करके लेके चली जाती है, मतलब बहा ले जाती है। तो उर्वरक मिट्टी जब कट जाएगी, रिवर लेके चली जाएगी उर्वरक मिट्टी, तो यहाँ के खेत जो रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाएंगे। यहाँ पे खेती बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं मुख्य तौर पे, तो बेतवा, देहसान और केन, ये सब पाए जाते हैं। तो मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। आप आपके माइंड में बेसिकली जो पठार हैं, पठार के क्षेत्र हैं, उनका फिगर बनना चाहिए। उनको आप पठार को इस तरह से लोकेट कर पाएँ। बेसिक यही मोटो है इस क्लास का। इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आपके मन में जब भी कोई पठार की बात की जाए, चाहे वो बुंदेलखंड हो, मध्य भारत हो, मालवा हो या मेवाड़ हो, तो आपके मन में आंख बंद करने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, बुंदेलखंड के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। हमने बात की बुंदेलखंड किससे घिरा हुआ है, किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो मध्य भारत, मालवा प्लेटू और विंध्या के रेंजेस से, और यमुना भी रिवर है यहाँ पे, उससे भी घिरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बघेलखंड के बारे में पढ़ते हैं। बघेलखंड देखिए मैप में कहाँ है, मैप में बघेलखंड देखिए, इस मैप में आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये बघेलखंड है। अभी हमने क्या पढ़ा था, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये वाला रीजन था, ये बुंदेलखंड था, ये मालवा प्लेटू था। इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ये क्या था और इधर क्या था। नाम आप लोग सोच पा रहे हैं, ये जो नाम हमने पढ़ा था ये था मध्य भारत के पठार, मध्य भारत के पठार।
मध्य भारत पठार, ठीक है। और ये क्या था, अरावली पर्वत के साइड मेवाड़ के पठार। उसके बाद हमने मालवा पढ़ा, फिर बुंदेलखंड पढ़ा, अब बघेलखंड की बारी है। तो बघेलखंड अब किस क्षेत्र में पाया जाएगा, तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में बघेलखंड है। देखिए बघेलखंड का लोकेशन यहाँ पे इस तरह से दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है हिस्सा भूरा कलर का, ये बघेलखंड का इलाका है। तो अगर आप मैप देख पा रहे हो यहाँ छत्तीसगढ़ का इलाका है। चलिए देखते हैं बघेलखंड के बारे में क्या लिखा हुआ है। नॉर्थ ऑफ मैकाल रेंज, तो मैकाल के पर्वत आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ा था माउंटेन रेंजेज, जिसमें मैकाल के रेंजेज हमने पढ़े थे। मैकाल के रेंजेज कहाँ पे पाए जाते हैं, यहीं पे तो थे मैकाल के रेंजेज। मैकाल के रेंजेज के पास ही आपने पढ़ा था अमरकंटक हिल, जहाँ से कौन सी नदियों का ओरिजिन था, उत्पत्ति था किस नदियों का, तो हमने नर्मदा का और सोन रिवर का उत्पत्ति देखा था अमरकंटक से। तो यहीं पे मैकाल हिल है। मैकाल हिल के पास ही कौन है, बघेलखंड, तो बघेलखंड वहीं पे है, ठीक है। तो आप पिछली क्लास में जो भी पढ़े हैं उसको कनेक्ट करते जाइए। जब भी हम बात करते हैं किसी भी पुराने पढ़े हुए चीज़ों के बारे में, जब भी हम बात करते हैं आपके दिमाग में बनना चाहिए कि ये भारत का मैप है इस तरह का, तो भारत के मैप में ये कहाँ पे स्थित है ये आपको पता हो जाना चाहिए। मैकाल रेंज कहाँ पे है वो आपको दिख जाना चाहिए दिमाग में, आपको मैप देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप जो भी पीछे पढ़े हैं उसको आप रिकॉल करते जाएं, जब भी उसके टर्म्स जब भी ये पढ़ने के लिए आया सामने तो उसको रिकॉल करते जाएं। यहाँ भी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, पश्चिम के क्षेत्रों में, और पूरब अगर जाएंगे तो ग्रेनाइट मिलते हैं। देखें तो अगर यहाँ इसको अगर दो क्षेत्रों में हम बांट दें, ठीक है, इस बघेलखंड के इलाकों को दो क्षेत्रों में बांट दें, तो एक पूर्वी क्षेत्र बन जाएगा, इधर का क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र बन जाएगा और इधर का क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र बन जाएगा, है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, सैंडस्टोन लाइमस्टोन, और पूर्वी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सैंडस्टोन लाइमस्टोन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से कौन कौन रिवर निकलती है, तो हमने तो पहले ही पढ़ा था, यहाँ अमरकंटक हिल है तो यहाँ पे सोन नदी यहाँ से ओरिजिन होगा, और यहीं पे उड़ीसा वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के बगल में ही उड़ीसा है ना, यहाँ पे उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तो ओरिजिन है किसका, महानदी का, ठीक है। तो महानदी आप याद रखें, महानदी भी यहीं पे है। तो महानदी का रिलेशन किस पठार से है, तो बघेलखंड के पठार से। तो बघेलखंड का पठार कौन कौन सी नदी से रिलेशन रखता है, एक तो सोन रिवर, एक महानदी रिवर, तो दो रिवर हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही इम्पॉर्टेंट है। बघेलखंड मैकाल रेंज से रिलेटेड है, यहाँ लाइमस्टोन सैंडस्टोन पाया जाता है और यहाँ ग्रेनाइट भी पाया जाता है। यहाँ पे सोन और महानदी रिवर सिस्टम भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बघेलखंड के बारे में आपको क्लियरली समझ आया होगा। फिर चलते हैं आगे डेक्कन प्लेटू के बारे में। तो डेक्कन प्लेटू भारत के जो डेक्कन के पठार हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कंबाइन रूप से। इसमें बहुत सारे अलग अलग पठार हैं, लेकिन हम ओवरऑल हम सबकी चर्चा कर रहे हैं, एक ही बार सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू कहाँ है, भारत के प्रायद्वीपीय भारत में है। तो डेक्कन प्लेटू बहुत बड़ा इलाका है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। ये ट्रायंगुलर शेप का है, तो आपको ट्रायंगुलर शेप तो दिख ही रहा होगा। अगर हम मोटा मोटी बोलें इसको तो ट्रायंगल बोल सकते हैं, त्रिभुजाकार बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रायद्वीपीय भारत ही अपना त्रिभुजाकार है। तो इसमें जो बने हुए पठार हैं वो भी तो त्रिभुजाकार रहेंगे, तो ये अपने त्रिभुजाकार पठार हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया था, देखें इस तरह से लगभग त्रिभुजाकार पठार है। तो डेक्कन प्लेटू इस तरह का है अपना, ट्रायंगल शेप में है। एक तरफ तो सतपुड़ा और विंध्या है, सतपुड़ा विंध्या आपको दिख रहा है,
इधर सतपुरा के जंगल हैं, ये सतपुरा के जंगल हैं, विंध्या रेंजेज हैं, तो ये तो हमने देखा ही था। तो इसके उत्तर में, डेक्कन पठार के उत्तर में क्या है, विंध्या के रेंजेज और सतपुरा के जंगल। इसके बाद क्या है, महादेव हिल, मैकाल हिल नॉर्थ में। तो महादेव हिल, मैकाल हिल हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे मैकाल हिल अभी बघेलखंड के पास पढ़ा मैंने, और महादेव हिल यही सतपुरा के नीचे, जस्ट नीचे था, सतपुरा के थोड़े से दक्षिण में। तो आपने नॉर्थ में पढ़ा सारा, तो ये सब के सब नॉर्थ में है। और तो इधर वेस्टर्न घाट है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सब तो हमने पहले ही पढ़ा है। ये वेस्टर्न घाट है। ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट रहेगा। ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। तो हम लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब सबको कनेक्ट करने की बारी है। हमने पहले पढ़ा है कि इधर विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज है, यहीं पे महादेव हिल है, मैकाल हिल है, इधर इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है। अब इसके बीच में कौन फंसा हुआ है, डेक्कन प्लेटू। तो आपको इसका लोकेशन बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये इसका स्लोप कैसे है, इसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर ढलान है। ये है इधर ज़्यादा हाइट है, इधर ज़्यादा हाइट है, ठीक है, और इधर कम हाइट है, ऐसे स्लोप है। इसका स्लोप इस तरह से है। इसी कारण आप देखते होंगे सारी नदियाँ जो इधर की हैं वो सारी की सारी आके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इधर साइड आकर के सबका मिलन होता है सागर से, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका हाइट इधर की ओर ज़्यादा है, ठीक है, और इधर कम स्लोप है। अब बहुत सारी नदियाँ यहाँ बह रही हैं, एक नदी मान लिया यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि मान लिया यहाँ पे एक नदी यहाँ है, एक नदी यहाँ है, एक नदी यहाँ है, तो इसके बीच के जो पठारीय क्षेत्र हैं इसको हमने एक नाम दे दिया, इसके बीच के जो पठारीय क्षेत्र हैं इसको हमने एक नाम दे दिया, इसके बीच में जो पठार हैं इसके एक नाम दे दिया। तो सबको अलग अलग नाम है, सबको नाम बेसिकली स्टेट के नाम पे रखे हुए हैं, यहाँ जो भी राज्य हैं उनके नामों पे इन पठारों के नाम रखे हुए हैं। तो उन पठारों के नाम के रूप में हम पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेटू को हम बांट देंगे बहुत सारे और भी पठार में। ये डेक्कन के जो पठार हैं इतने सारे, अब इनके स्टेट के रूप में, जैसे कुछ महाराष्ट्र पठार हो जाएंगे, कर्नाटका के पठार हो जाएंगे, इधर आएंगे तो तेलंगाना के पठार हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे पठार में ये बांटे जाएंगे, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र के पठार कहाँ पाए जाएंगे, ऑब्वियसली नाम से ही पता है कि महाराष्ट्र में पाए जाएंगे। डेक्कन प्लेटू के किस भाग में होंगे, डेक्कन प्लेटू अभी हमने पढ़ा, ये डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन पठार है इतना बड़ा ट्रायंगुलर शेप में, इसके किस भाग में है महाराष्ट्र प्लेटू, तो इस इलाके में है। ये इलाका क्या है, तो नॉर्दर्न इलाका है, नॉर्दर्न भाग है ना। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये कौन सा हिस्सा है महाराष्ट्र का, तो ये नॉर्दर्न इलाका है ना, डेक्कन प्लेटू का नॉर्दर्न हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। उत्तरी हिस्से में कौन सा पठार है, तो महाराष्ट्र के पठार है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के पठार आपको क्लियर हुए होंगे, इसका लोकेशन। यहाँ पे कैसे मिट्टी पाई जाएगी, कैसे रॉक पाए जाएंगे, तो हमने पढ़ा था डेक्कन ट्रैप के बारे में, आप याद कीजिए। तो डेक्कन ट्रैप इसीलिए तो पढ़ा था हमने कि यहाँ का अंदाज़ा हो जाए यहाँ के एरिया के बारे में। तो महाराष्ट्र प्लेटू में बेसाल्टिक रॉक यानी कि काली मिट्टी इसी रॉक्स के इरोजन से बनती है ना, इसी जो पत्थर है, इसी पत्थर का जो धीरे धीरे ये होता है, टूटना होता है, इसी पत्थर के टूटने से कौन सा ये बनता है, मिट्टी बनता है, तो ब्लैक सॉइल बनता है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, है ना, ब्लैक सॉइल। हिंदी में रेगुर भी बोलते हैं इसे, रेगुर मिट्टी। इसमें कॉटन का उत्पादन बहुत होता है। तो देखिए ब्लैक सॉइल, बेसाल्टिक रॉक से ब्लैक सॉइल बनता है, ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, रेगुर की मिट्टी बोलते हैं। तो रेगुर मिट्टी में क्या उगाया जाता है, तो कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और ये जो एरिया है, इस एरिया में कौन सी नदियों का ज़्यादा विस्तार है,
तो यहाँ गोदावरी रिवर आपको मिल जाएगी, भीमा रिवर मिलेगी, कृष्णा मिलेगी। तो ये सब एरिया है इन रिवर्स के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ गोदावरी की नदियाँ, भीमा नदी, कृष्णा नदी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में? तो महाराष्ट्र प्लेटू के क्षेत्रों में। और डेक्कन ट्रैप के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं, तो डेक्कन ट्रैप के बारे में फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप के एक जो पठार है महाराष्ट्र प्लेटू, इसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कर्नाटका के प्लेटू। तो कर्नाटका के प्लेटू देखिए, डेक्कन प्लेटू हमने ये देखा, डेक्कन प्लेटू इतना बड़ा डेक्कन प्लेटू था ना, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। अब हमने इसको बांटा, तो ऊपर हमने देख लिया महाराष्ट्र के पठार। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो दिखेगा कर्नाटक के पठार, ठीक है। तो अब कर्नाटक के पठार के बारे में जानते हैं। अगर इस मैप में देखें, तो इस मैप में अगर दिखाएं हम, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये है कर्नाटक के पठार का, ठीक है। आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के पठार को एक और नाम बोला जाता है मैसूर पठार, ठीक है, मैसूर का प्लेटू। तो मैसूर प्लेटू कहाँ पाया जाएगा? तो ऊपर जब नॉर्थ में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के साउथ में बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के साउथ में कौन है? मैसूर का पठार या कर्नाटक के पठार, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा लोकेशन इसका। महाराष्ट्र के दक्षिण में कौन है? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है? मैसूर के पठार, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ तो पाई जाएंगी, तो देखेंगे अभी नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अब कर्नाटक का एरिया है, तो कर्नाटक के एरिया में हमने कौन कौन से हिल्स पढ़े थे, कौन कौन से पहाड़ी पढ़े थे? तो मुलैनगिरी पढ़ा था हमने, याद है आपको? मुलैनगिरी, बाबूबुदान हिल्स, बाबूबुदान जो पर्वत है उसी का एक पीक है मुलैनगिरी, ठीक है। और ये जो कर्नाटका प्लेटू है, कर्नाटक प्लेटू को फिर से दो भाग में विभाजित किया गया। कौन से दो भाग में विभाजित किया गया? तो एक को बोला गया मलनाड, दूसरे को बोला गया मैदान, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये हटाता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये है मैदान, ये है मलनाड। तो मलनाड है जो कर्नाटक के दक्षिण भाग में पाया जाता है। कर्नाटक का पठार जो है इस तरह से था ना, कर्नाटक का पठार फैला हुआ, तो कर्नाटक के पठार के दक्षिण में ये है मलनाड। क्लियर हुआ होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, जो पठार है यहीं पे नीलगिरी पर्वत भी पाई जाती है। हमने पढ़ा था ना नीलगिरी पर्वत, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का मिलन होता है। इधर से वेस्टर्न घाट, इधर से, और इधर से ईस्टर्न घाट, तो यहीं पे आकर के मिलना होता है किसका? नीलगिरी पर्वत बनता है यहीं पे, ठीक है ना। तो नीलगिरी पर्वत आपको वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है वहीं पे है नीलगिरी पर्वत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कर्नाटक का लोकेशन मैप में क्लियर हुआ होगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने 4 ये पठार पढ़े। एक बुंदेलखंड, उसके बाद ये डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा, डेक्कन प्लेटू के बारे में पूरा, और उसमें से डेक्कन प्लेटू में से ही पढ़ा हमने महाराष्ट्र प्लेटू और कर्नाटका प्लेटू। और बाकी के हम प्लेटू है, बाकी के जो पठार हैं हम कल के क्लासेस में देखेंगे, अगले सेशन में। तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और इसके स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उस टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ रहता है, ओनली यूपीएससी नाम है इस टेलीग्राम हैंडल का। आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ इस क्लासेस की सारी मिलती रहें।
तो चलिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।